बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको जो है वो अपने नौवें लेक्चर के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था, कल मैंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में आपको ब्रीफ इन जो बताया था और उसके चीज़ों के बारे में इन डिटेल बताया था। आज मज़ीद मैं उसी के ऊपर ही बात करूँगा और एक और वीडियो जो है उसके ऊपर मैं उसमें मज़ीद आपको जो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा और उसके अंदर मज़ीद डिटेल जो है वो बताऊँगा। तो ये लेक्चर भी टोटल जो है ना वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के ऊपर ही जो है वो हमारा होगा और इसमें मैं आपको इसी के बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो है वो मैं स्कोप आपको बताता हूँ कि जो है वो इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है। इसका स्कोप क्या है, ये जो है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है और इसको अप्लाई करते हैं हम जो है वो जनरल पर्पस जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर। इसके अलावा जो और कंडेंस या इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर ये जो है वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करता। उसके बाद जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उन यूजर्स के लिए होती हैं जो कि खुद से डिमांड नहीं कर सकते और उनको हम टेलर्ड मेड या मतलब कि उनकी कस्टमाइज्ड जो स्टेटमेंट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो मैंने आपको बताया था वो वाले स्टेक होल्डर जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए ये जो है वो होती हैं, उनको हम जनरल पर्पस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इसका बेसिक सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्कोप क्या है। जनरल पर्पस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होता है। वो उसमें जो इंटरम या कंडेंस्ड जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता। और दूसरा जो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो वाली स्टेटमेंट जो कि टेलर मेड नहीं होती, जो कि ये जो यूजर जो इसके होते हैं ये इनको अपनी डिमांड के ऊपर जो है वो टेलर नहीं करवा सकते या अपनी जो डिमांड के मुताबिक बनवा नहीं सकते। ये जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होती हैं और ये जो है वो इसके मुताबिक जो है IAS 1 के मुताबिक जो है वो बनती हैं। उसके बाद इनके अंदर चीज़ें जो है वो कौन कौन सी इंक्लूड हैं ये भी मैं आपको कल दिया था। उसको मैं दोबारा से जो है वो बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम जो है वो बैलेंस शीट भी कहते हैं। और ये चीज़ आपने कल भी देखी, आज भी इसके आपने जो है वो खास ख्याल रखना है कि ये फॉर द पीरियड किसी एक स्पेसिफिक पीरियड की होंगी जितनी भी जो है वो ये स्टेटमेंट्स होंगी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और नोट्स टू दी अकाउंट्स है। ये सारी की सारी जो है वो चीजें इसके अंदर जो है वो जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो शामिल हैं और ये IAS 1 के अंदर आती हैं। अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्रेस्क्राइब करता है, उसका ऑब्जेक्टिव कि हमने प्रेजेंट करनी है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ना हमने इन स्टेटमेंट्स को बनाना है। और उसके अंदर जो वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमने इनको डिस्क्लोज करना है, उसको जो है वो इंश्योर करना है कि उसके मुताबिक वो जो है वो बने। तो दिस इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी विद द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज के ये चीज जो हमने ये देखनी है कि हम जो अपने जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके साथ भी कंपेयर करेंगे और जो सेम जिस हम फील्ड के अंदर जिस कैटेगरी के अंदर जिस जो वो जो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो दूसरी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनकी प्रैक्टिस को भी हमने देखना है। उनकी प्रैक्टिस को देखते हुए कि जिस तरह वो बना रही हैं स्टेटमेंट उस तरह हमने जो है वो स्टेटमेंट्स ये बनानी होती हैं। उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है कि हमने जो है वो अपने जो इन स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं उन तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है इनके थ्रू, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू, ताकि वो अपने इकोनॉमिक जो है वो डिसीजंस जो है वो ले सकें। और जो है वो उसमें जो ये हमने बताना होता है कि वो रिजल्ट्स जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की कर रही है उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है कंपनी को। जाहिर सी बात है उसमें आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी होंगे, जो आप
से जो जिनसे आप परचेज कर रहे हैं, आपके वेंडर हैं वो भी होंगे, वो आपके जो जिनसे आप जो वो लोन वगैरह फाइनेंशियल जो वेंडर्स हैं आप उनके वो भी होंगे, और जितने भी आपके जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने आपके शेयर खरीद रखे होंगे वो भी इन इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उनके लिए ये जो है वो चीजें उन्होंने देखनी होती हैं, और उनके लिए ये जो है वो जरूरी होता है कि वो उस कंपनी जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो उसका देख सकेंगे, वो जो वहां पे रिसोर्सेज उनके इन्वेस्टेड हैं उनसे क्या जो है वो कंपनी अर्न कर रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, वो अच्छी तरीके से उसको रन किया जा रहा है या नहीं रन किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो ओवरऑल कंसिडरेशन है, उसमें जो है ओवरऑल कंसिडरेशन के अंदर जो है वो 8 जो है वो पॉइंट है जो कि हमने जो है वो मेट करने होते हैं IAS 1 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए। एक तो हमने फेयर प्रेजेंटेशन करनी होती है, कोई भी मिसलीडिंग जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं शो करनी होती, और कंप्लायंस करनी होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। दूसरा, हमने कंपनी का गोइंग कंसर्न जो है वो बताना होता है, गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर हमने जो है वो स्टेटमेंट बनानी होती है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने यूज करनी होती है। जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हर साल जो जिस तरह हम वे में अपनी फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेम एज इट इज ही हमारी उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साल आप कोई फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, दूसरे साल आप कोई यूज कर रहे हैं, तीसरे साल आप कोई यूज कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 5वां पॉइंट है मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, कि जो ट्रांजैक्शन है उनकी मटीरियलिटी के मुताबिक उनकी जो है वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 6 नंबर पे ऑफसेटिंग है, ऑफसेटिंग आपने किस तरह करनी है चीज़ों की, जो कि अकाउंट्स आपके ऑफसेट होते हैं उसको आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। और 7 नंबर पे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग है, और 8वें नंबर पे आपकी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। तो अब हम वन बाय वन इन 8 पॉइंट्स को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अब किन सर्कमस्टांसेस में हमने देखना है कि जो है वो एंटिटी जो है वो कंक्लूड दैट कंप्लायंस विद IFRS वुड बी मिसलीडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन हमने करनी है, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस सूरत में हम जो है वो ये चीज कर सकते हैं, उस चीज से प्रोहिबिट कर सकते हैं अगर उसके प्रोहिबिशन से जो है वो उसका डिपार्चर से जो है वो स्टैंडर्ड हमें मना नहीं करता, तो उस सूरत में हम कर सकते हैं। लेकिन हम उसके करने से हमारे जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती है, तो फिर हम लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं आपने ये जो है वो इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करनी ही करनी है, चाहे इसके अंदर जो वो एस्पेक्ट जो मिसलीडिंग का जाता भी है, तो अगर उसमें आपको जो वो स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही करनी है, तो फिर और उससे आपको लगता है कि वो जो है स्टेटमेंट या वो ट्रांजैक्शन मिसलीड हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर आपने ये 3 चीजें जो है वो लाजमी करनी है। उस IFRS का जो है वो टाइटल जो है वो देना है उस क्वेश्चन के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट की नेचर बतानी है, और रीजन व्हाई मैनेजमेंट हैज कंक्लूडेड दैट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इज सो मिसलीडिंग, और आपने रीजन बतानी है कि मैनेजमेंट अगर इस कंप्लायंस करती है इस जो है वो IFRS के तहत, तो उसके अंदर ये चीज मिसलीडिंग हो सकती है। उसके बाद कोई भी आप एडजस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन की, तो उसको भी फेयर एंड प्रेजेंटेशन के लिए आपने मस्ट बी डिस्क्लोज्ड उसको करना है, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। उसके बाद गोइंग कंसर्न क्या होता है कि आप उसमें ये बताते हैं कि कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो आने वाले वक्त में जारी रखेगी, उसके कोई भी उसको वाइंड अप करने के कोई चांसेस नहीं है, और वो अपने गोइंग कंसर्न के साथ, और अगर आप उसका जो है वो इंटेंट ये रखते हैं कि उसका वो बिजनेस हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो उस सूरत में आप जो है वो उसके अंदर मेंशन करेंगे उन स्टेटमेंट के अंदर कि आप जो है वो इसको जो है गोइंग कंसर्न के ऊपर नहीं बना रहे, आप इसको लिक्विडेट करने जा रहे हैं या इसको जो है वो खत्म करने जा रहे हैं, इसको इसके ऑपरेशंस को इस कंपनी के। तो ये आपने इंफॉर्मेशन लाजमी डिस्क्लोज करनी है, और अदरवाइज जो है वो आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे जो है वो स्टेटमेंट आपकी जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आप जो है उसको लिक्विडेट करना है तो उसमें जो है वो आपने रीजन बतानी है क्यों आप लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, और जो है वो उसके अंदर उसकी बेसिस क्या है जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अक्रूवल्स है, अक्रूवल्स का हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर हमने ये चीज देखनी होती है
कि जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आया था, तो उसके अंदर हमने ये चीज देखना है कि जो रेलेवेंट पीरियड का रेवेन्यू है उसको रेलेवेंट पीरियड के अंदर जो जिस पीरियड के अंदर वो अर्न किया गया, जिस पीरियड के अंदर उसके जो है वो अर्निंग हुई है उसमें वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इसी तरह एक्सपेंसेस के हवाले से कि जिस पीरियड के वो एक्सपेंसेस हैं उसमें रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, जिस पीरियड में वो स्पेंड किए गए, ताकि उससे हम जो अर्निंग ले सके, रेवेन्यू अर्न कर सकें। तो ये हमने जो रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में रखते हुए अक्रूवल्स की जो है वो एंट्रीज करनी होती हैं। लेकिन इसमें जो एक स्टेटमेंट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर अक्रूवल्स यूज नहीं होते क्योंकि उसमें सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैश की होती है। तो बाकी स्टेटमेंट के अंदर ये जो यूज हो रहा होता है। तो आप 3 पॉइंट हो गए आपके। एक जो आपने फेयर प्रेजेंटेशन करनी है, फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर आपने ये देखना है कि अगर कोई ऐसा जो है IFRS है जिसको आप अगर जो है वो कंप्लायंस करते हैं तो उससे मिसलीडिंग हो सकती है, तो आप उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट से जो है वो डिपार्ट कर सकते हैं अगर IFRS के अंदर उसकी प्रोहिबिशन जो है वो मना नहीं है। ठीक है। और अगर मना है जो है वो मना है कि आप इससे प्रोहिबिट नहीं कर सकते, आपने लाजमी इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसके अंदर फिर आपने वो IFRS की जो है वो टाइटल देना है, उसकी नेचर बतानी है और उसकी रीजन बतानी है कि मैनेजमेंट क्यों सोच रही है कि इसके कंप्लायंस से जो है वो ये मिसलीडिंग हो सकता है। और उसमें गोइंग कंसर्न में मैंने आपको बता दिया है कि जो है वो गोइंग कंसर्न में कंपनी ये बताती है कि हम अपना बिजनेस जो है वो आने वाले वक्त में जारी रखेंगे और वो बिजनेस जो है वो इसी तरह उनका चलता रहेगा। और अगर उनके जो है वो स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं है कि उनको लगता है कि उनका जो है वो आने वाले वक्त में वो अपना बिजनेस लिक्विडेट करना चाह रहे हैं या खत्म करना चाह रहे हैं, तो वो उसके अंदर फिर मेंशन करेंगे कि वो अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं। और अप्रूवल बेसिस के आपको अभी बता दिया इन डिटेल, और ये पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट का आइडिया है। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपने देखना है जो आप प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी सेम फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। ठीक है, वो सेम होने चाहिए अनलेस अगर जो है वो IFRS ने कह दिया कि आप जो है वो चेंज करें। ठीक है, उसके बाद जो है वो देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, जो कंपनी का ऑपरेशन है उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं। ये a review of its financial statement indicates that a changes in presentation is more appropriate, या जो उसकी स्टेटमेंट को देखते हुए उसकी स्टेटमेंट को रिव्यू किया गया तो उसके अंदर ये ज्यादा इंडिकेट हुआ है कि जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप इसको चेंज कर लें। इन 3 कंडीशन के अलावा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो आपकी मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, उसमें जो सेपरेट मतलब कि ईच मटेरियल क्लास ऑफ सिमिलर आइटम्स भी होंगी और उनकी जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो एक मटेरियल अमाउंट होगी, तो उसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। और डिसिमिलर आइटम्स होंगी तो उसको भी आपने सेपरेटली प्रेजेंट करना है अगर उनकी मटेरियल अमाउंट है, और अगर इमटेरियल है तो फिर आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये आप जो है वो डिपेंड करता है कि आप उसकी मटीरियलिटी आपने उसकी डिफाइन करनी होती है और उसके मुताबिक आपने इसको ऑफ जो है वो जो उसकी जो है वो शो करना होता है, उसको डिस्क्लोज करना होता है। मटेरियल्स आइटम या मटेरियल ट्रांजैक्शन जो है वो चाहे सेम भी हैं तो उसको आपने लहदा से मेंशन करना है, और अगर सेम नहीं है तो मटेरियल है तब भी आपने उसको लहदा से करना है, और अगर जो है इमटेरियल है तो फिर आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग के अंदर जो है वो हमने प्रेजेंटेशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी और ग्रुप देयर ऑफ, उसको हम एक सिंगल आइटम के अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑफसेट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी को हम ऑफसेट नहीं कर सकते जब तक हमें जो IFRS खुद परमिट नहीं करता कि आप इसको ऑफसेट कर दें। उसके बाद इनकम और एक्सपेंसेस की भी आपके ऑफसेट तब होंगे जब आपको IFRS जो वो रिक्वायर करेगा कि आप इसको ऑफसेट कर दें। उसके बाद आपके जो रिपोर्टिंग एसेट्स है, नेट वैल्यूएशन है, उसको भी आप ऑफसेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो डाउटफुल डेट्स होते हैं और अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल, उसको भी आप ऑफसेट नहीं करेंगे। उसके अलावा गेन और लॉसेस जो आपके राइज होंगे सिमिलर ट्रांजैक्शन से, उनको आप नेट बेसिस पे जो है वो ऑफसेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपके गेन और लॉसेस अराइज होते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको आप ऑफसेट नहीं करेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले ऑफसेटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन
एसेट एंड लाइबिलिटी एज अ सिंगल आइटम। जो भी आपकी जो है वो ऑफसेटिंग अकाउंट है उसको आपने सिंगल आइटम के तौर पर जो है प्रेजेंट करना है। और एसेट लाइबिलिटी को आप तब तक नहीं कर सकते जब आईएफआरएस उसको परमिट नहीं करता है। इसी तरह जो इनकम और एक्सपेंसेस को भी नहीं कर सकते। और जो हमारे डाउटफुल डेट्स और अलाउंसेस वगैरह के जो वो अकाउंट्स होते हैं उनको भी ऑफसेट नहीं कर सकते। और इसी तरह गेन जो सिमिलर आइटम्स है जो है उनको हमने सिंगल जो है वो अकाउंट के अंदर जो नेट ऑन नेट बेसिस किया होता है उसको भी हम ऑफसेट नहीं करेंगे। तो आप इन डिटेल में जो है वो इस स्लाइड से भी जो है वो इनकी चीज़ों को जो है वो वन बाय वन जो रीड आउट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको जो ना पिन पॉइंट्स जो है वो बता रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको इसके अंदर को समझ नहीं आती तो मुझसे आप जो है वो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के पिछले साल की हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें कंपैरेटिवली डिस्क्लोज करनी होती और उसमें जो प्रीवियस अमाउंट्स हैं उसको हमने जो है वो एज इट इज जो हम इस साल जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह ही हमने जो उनको रिपोर्ट करना होता है। और उसके अंदर कोई अगर हम चेंजिंग करते हैं या जो कंपैरेटिव अमाउंट्स के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो उसकी जो है वो अगर हम रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी हमने नेचर ऑफ रिक्लासिफिकेशन बतानी है, अमाउंट ऑफ ईच आइटम और प्राइस ऑफ आइटम जिसको हमने रिक्लासिफाइड किया और रिक्लासिफिकेशन की हमने रीजन बतानी है। अगर हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट को रिक्लासिफाइड करते हैं नेक्स्ट ईयर में तो उसको एज इट इज हमने पिछले साल में भी अप्लाई करना है। और अगर हम उसको नहीं कर सकते तो उसकी रीजन बतानी है कि हम क्यों नहीं रिक्लासिफाइड कर सकते और उसके अंदर जो एडजस्टमेंट हम होंगी उसकी हमने जो वो चीजें बतानी है उससे रिलेटेड। उसके बाद जो आईएफआरएस रिक्वायर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। जो स्टेटमेंट है वो हमारी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनी अदर इंफॉर्मेशन इन द सेम पब्लिश डॉक्यूमेंट। जो भी अदर डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है तो उससे डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट और जो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। और उसमें दूसरी जो है वो कहीं पे भी और जो आपने पब्लिश की है इन्फॉर्मेशन तो उससे सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीजें जो है प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होनी चाहिए। ये चीजें कल भी मैंने आपको बताई थी, आज दोबारा बता रहा हूँ। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी और उसके अंदर कुछ चेंजिंग आती है वो चीज आपने बतानी है। स्टेटमेंट का जो है वो ग्रुप के लिए है या सिंगल एंटिटी के लिए है, उसका पीरियड क्या है, मतलब कितने पीरियड कितने जो पीरियड वो कवर कर रही है वो स्टेटमेंट वो आपने बताना है। उसकी करेंसी बतानी है और जितना आप उसके अंदर राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो आपने या प्रिसाइशन यूज कर रहे हैं वो आपने बतानी है। उसके बाद करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी की डिस्टिंक्शन वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। करंट और नॉन करंट क्या होते हैं। करंट जो वो वाले एसेट जो हमारे साल के अंदर मेच्योर हो जाते हैं और जो नॉन करंट है जो साल से ऊपर उनकी जो लाइफ होती है वो हमारे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। इसी तरह जो हमारी जो लाइबिलिटीज हैं करंट और नॉन करंट उसी को भी हम इसी तरह जो क्लासिफाई करते हैं। तो उसके अंदर भी जो हमारी विद इन 12 मंथ जो मेच्योर हो जाती हैं लाइबिलिटीज वो हमारी करंट में आती हैं और जो उससे ज़्यादा पीरियड में होती हैं वो हमारी नॉन करंट में आती हैं। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। इसके अंदर हम क्या चीज़ें शो करते हैं, इसके अंदर हमारा जो ऑनर्स कैपिटल होता है उसमें हम ऐड अप होते हैं, हमारी कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड होती है उसमें जो है वो चीज़ें कल भी मैंने आपको डिटेल में बताई थी। और उसके अंदर सारी चीज़ें हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट जो ऑनर्स से रिलेटेड है उसके अंदर जो भी हमारा प्रीवियस जो कैरी फॉरवर्ड चल रहे क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर करंट ईयर के ऐड हो जाते हैं और ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं। और जो अगर हमने डिविडेंड दिया है वो माइनस हो जाते हैं। अगर कोई हमने जो है वो कोई भी शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है वो उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती हैं। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो है वो कल भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि उसकी हमने ख्याल रखना होता है। इसकी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो हमने जो है इनको प्रिपेयर करना होता है। उसके अंदर हमने जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताना होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताना होता है। तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें हम जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस की कि इस सीक्वेंस के अंदर आपने जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं तो उसके मुताबिक आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। तो ये कल भी मैंने इसका जो वो जो कल वाली आपकी वीडियो है उसके अंदर इसके
डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि दोबारा एक दफ़ा मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया इसका। इसके अंदर जो है वो आप मज़ीद जो है वो इनका स्कोप, इसका जो एप्लीकेबल कहाँ पे है, किस तरह हम इसको जो है वो कौन-कौन सी जनरल पब्लिक के लिए जो है वो जनरल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, वो किस मकसद के लिए होते हैं, उसके यूज़र्स कौन से होते हैं और इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। 8 पॉइंट भी आपने जो पढ़ लिए उसके अंदर उसकी जो है वो जो फेयर व्यू होना चाहिए, उसका गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए, उसकी जो है वो कंपैरिजन जो है कंपेरेबिलिटी और बाकी सारी जो चीज़ें मुख्तलिफ 8 जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की वो सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं स्लाइड्स के अंदर कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई भी मसला, कोई परेशानी आती है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने रिमार्क्स के अंदर, अपने जो है कमेंट के अंदर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर जो है वो जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो अगर किसी को जानते हैं, अपने दोस्तों को, अजीज़ों में कोई उनके जो है अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, उनको बताएं और उनको कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसको वो देख भी सकें और अपना नॉलेज जो है वो उसको गेन कर सकें। और इसके अंदर आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने मुझे अपना फीडबैक देना है ताकि जो है वो मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा इसके अंदर जो है वो चीज़ों को ऐड अप कर सकूँ। और अगर कहीं पे कोई मसला है, कोई परेशानी आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में जो मज़ीद इन चीज़ों अभी मैं जैसा आपको ओवरव्यू देता हूँ तो इन चीज़ों को डिटेल में भी फिर आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर किसी को स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम होगी या कोई जो है कहीं पे उसको मुश्किल आ रही होगी उसको समझने के अंदर तो वो भी मैं उसको एलेबोरेट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो 1 का दूसरा लेक्चर था। इसके अंदर सेम बहुत सारी चीज़ें हमने रिपीट ही की हैं, लेकिन मैंने इसको रिपीट इसलिए किया था ताकि ये एक जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये यूज़ होते हैं और हर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह पे ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, नोट्स जो अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और जो है वो ताकि आप इनसे जो है वो नॉलेज गेन कर सकें और आपका ओवरव्यू भी हो जाएगा। और आपको अगर कुछ चीज़ आपको पिछली वीडियो में नहीं समझ आई तो वो इसमें आ जाएगी और अगर इसमें नहीं आई तो वो पिछली में आ जाएगी। तो ये दोनों से आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए